डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उनकी देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार की बेटियों की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एसआई को विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती थी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने कत्ल का है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करा होता था। तब देश बलिदान, देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज को नहीं कहता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी इच्छा, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डिब्बों को 3 में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण गफार है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान दे रहा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान दे रहा है, भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है, यह कब्रिस्तान दे रहा है, यह कब्रिस्तान है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ के आता है। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने का, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावना की इमोजी बेच रहा है। 4 बोतल वोद का काम मेरे रोज का, इन्हें भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। और हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के बारे में आज भी हम 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की एकजुट है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। किंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये परिंदे शाखा और पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा दे करके 100 विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज उसी 100 सर्व विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़े नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM, NIM जैसी शिक्षण संस्था है, तो वही दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमातों में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब हम हमारे देश की महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का आरक्षण नहीं बल्कि समाज की शक्ति की तरफ बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पे चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण असल मायने में तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन करने के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सदी, शारीरिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, आध्यात्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न पे पंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें टोकरे पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं।
अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। दिल में हो सबके सबके दिलों में हो जज्बा, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा है, गुलिस्तान बोलू नका. भाषण ज्यावेळेस केलं त्यावेळेस आपला पहिल्यांदा ज्यात आपण स्वातंत्र्य दिनाची पार्श्वभूमी